अस्सलाम वालेकुम। करंट अफेयर स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हामिद वलीद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कब्ज़ा माफिया के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी है और कब्ज़ा ग्रुपों को मुल्क के बाअसर अफराद की पुष्ट पनाही हासिल है। PTI हुकूमत की कोशिशों से अरबों रुपए की ज़मीन अब तक वागुजार करवाई जा चुकी है, जबकि जराइम पेशा और बाअसर अफराद का गठजोड़ हो चुका है और आम आदमी जो है वो इस गठजोड़ की वजह से बुरी तरह से मुतासर हो रहा है। ये है वो स्कोप, ये है वो गुफ्तगू और ये है वो मौजू जिस पर हम आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। और इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब नासिर सलमान साहब, आप तर्जुमान हैं हुकूमत पंजाब के, और आपके साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सैयद शुअैबुद्दीन अहमद साहब। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। इसके अलावा टेलीफोन लाइन पर भी हमारे साथ कुछ मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद होंगे। सबसे पहले नासिर साहब आपकी तरफ आते हैं कि बताइए ये कब्ज़ा माफिया क्या होता है और ये पाकिस्तान में कैसे काम करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिद साहब, सबसे पहले तो मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका और पाकिस्तान टेलीविज़न का कि उन्होंने आज एक मरतबा फिर मदऊ किया है। और आज का जो सब्जेक्ट आपने चूज़ किया है कि ज़मीनों के ऊपर कब्ज़े के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरजीहात क्या है और असल में इसकी बैकग्राउंड क्या है। और बहैसियत वाइस चेयरमैन वज़ीर-ए-आला पंजाब शिकायत सेल, अब मैं 2 साल से इस अहदे पे काम कर रहा हूँ और बहुत सारे इंटरव्यूज़ के अंदर जब मुझसे पूछा जाता था कि सबसे ज़्यादा मसाइल आपके सामने कौन से आते हैं, तो बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि वो शायद उनके गुमान में है कि पुलिस से मुतल्लिका लोगों की बड़ी शिकायत का मैं जवाब दूंगा। लेकिन मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये बात बयान करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा स्कैम आज तक पाकिस्तान की तारीख में हुआ है वो लोगों की ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा, उनकी गैर कानूनी अलॉटमेंट्स और उनको सरकारी ज़मीनों को मौका पाकर साजबाज करके साजिश करके उन पे कब्ज़ा करना सबसे बड़ा स्कैम है। ये जो इमरान खान साहब ने इस हवाले से बात की है, ये असल में 2020 की जो जनवरी थी उसमें कॉल सरजमीन के नाम से हमने एक ऐप मुतारफ़ करवाई थी। असल में इस कॉल सरजमीन ऐप का एक्चुअली मकसद ये था कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं जो कि पाकिस्तान की मैशत के अंदर रीढ़ की हड्डी के मुतरादिफ है, इन्होंने जो पैसे यहाँ पर भिजवाए उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की थी यहाँ पर ज़मीनें खरीदने में। चूँकि वो यहाँ पर ज़मीन खरीदने के बाद अपने मुल्क से उनका ताल्लुक़ भी मजबूत रहता है और फिर यहाँ पर जो आना जाना है वो भी इसका एक सबब बन जाता है। उन्होंने अपनी बड़ी मेहनत से जो कमाई जमा पूंजी है वो यहाँ पर ज़मीनों की खरीदो फरोख्त में जब लगाई, तो यहाँ पर जो हुकूमतें पहले मौजूद थीं वो असल में इन जगहों के ऊपर अपने चेले चमचों और इस तरह के लोगों से, बदकुमाश लोगों के ज़रिए वहाँ पर कब्ज़ा कराने के लिए मुआविनत फराहम करती थी। तो इस हवाले से बहुत सारी शिकायत थीं। जो तो चौधरी सरवर साहब हैं गवर्नर पंजाब, इस हवाले से मैं उनके साथ कई मरतबा बात हुई और पहले जब वो गवर्नर थे तो वो कहते थे कि बुनियादी तौर पे बहुत सारे लोग उनके साथ ये बात करते हैं कि यहाँ पर उनकी ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा है, वो उसको छुड़वा नहीं पाते थे तो वो बेबस हो गए। इसी तरह से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी फॉलोइंग का वहाँ पर है, पाकिस्तान से बाहर जो लोग रहते हैं पाकिस्तान के, उनकी जो ये मसला था वो बहुत बड़ा था। आप तसव्वुर करें तकरीबन 300 से 400 अरब रुपए की उनकी ज़मीनों के ऊपर यहाँ पर कब्जा किया। यानी आप कहते हैं कि असल ये सारी कार्रवाई का आगाज़ कॉल सरजमीन के ऐप के जरिए जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी उनको है सहूलत देने के लिए आगाज़ हुआ, लेकिन आज तो पता चला हम ये जो आप समझ रहे हैं कि शायद ये 2-4 हफ्ते पहले की एक मामला है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा फोकस था कि वो लोग जो पाकिस्तान की मैशत के अंदर बुनियादी किरदार अदा कर रहे हैं और जिनका बहुत बड़ा स्टेक है पाकिस्तान में, उनके हवाले से उनको ये इंसाफ फराहम किया जाए क्योंकि वो मायूसी का शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त कहा सैयद शुअैबुद्दीन, आपने बहुत अरसा रिपोर्टिंग की सहाफ़ी के तौर पर और ख़ास तौर पर सिटी की और जो सिटी गवर्नमेंट हो या फिर दीगर जो महकमा माल के हवाले से जो सरकारी अराजी हैं उन पर कब्ज़ों का, उनको औने पौने दामों अलॉट करा लेने का ये जो सिलसिला रहा है, इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे? कब्ज़े कई तरह के हैं। पहला कब्ज़ा एक अगर आपको बताऊं तो वो था पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद
मस्जिद वजीर खां की दीवार के साथ जो दुकानें बनाई गई, जनरल आजम खान जब पंजाब यहाँ गवर्नर बने तो उन्होंने उन दुकानों को वहाँ से हटाने के लिए कि मस्जिद वजीर खां की दीवार वकेट हो, आजम मार्केट बना दी। अच्छा अच्छा। ये आजम मार्केट जो है ये इसलिए बनी थी, उन लोगों को वहाँ दुकान दे दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वहाँ भी दुकान ले ली और यहाँ वाली दुकान भी नहीं छोड़ी। ये भी एक कब्जा था कि ये भी जो कब्जा था उसकी दीवार के ये साथ अब जब लाहौर की अंदर से सफाई शुरू हुई है ना, उसमें सफाई हुई है उसकी। उसके बाद आपको याद होगा रेलवे स्टेशन पे कुछ दुकानें थी जिनकी छतें यूं गोल बनी हुई थी। ये अयूब खान के दौर में उन लोगों को दी गई जो वहां फल बेचते थे कि आप दुकान में बैठ के फल बेचें। आज अल्हम्दुलिल्लाह हर दुकान में कोई ना कोई और दूसरा बंदा बैठा है, फल वाला कोई नजर नहीं आएगा, वो दुकानें आगे बेच गए। ये एक कारोबार था कि एक कब्जा माफिया पूरा उठता था, फल वालों की शक्ल में, सब्जी वालों की शक्ल में, आम दुकानदारों की शक्ल में वो जमीन पे कब्जा करते थे और फिर उसको सरकारी जमीन को, और फिर जब वो ले लेते सरकार से आगे बेच देते थे। इसका एक सबसे बड़ा असल जो कब्जों का आगाज हुआ है वो ज़ियाउल हक के दौर में मियां नवाज शरीफ की हुकूमत आने के बाद हुआ। आपके पुराने शहर के गिर्द जो खूबसूरत बाग था जिसके अंदर 200-200 फुट ऊंचे दरख्त लगे हुए थे, आज कुछ नहीं मिलेगा आपको वहां पे। या दुकानें मिलेंगी, या थाना मिलेगा, या आपको वहां पे कोई ग्रिड स्टेशन मिलेगा, या मस्जिद मिलेगी बहुत बड़ी, लेकिन आपको वहां पे अब सरसब जमीन नहीं मिलती। मैंने वो सब देखा अपनी आंखों से, स्कूल में जाते आते शादबाग से लेकर बैठे, वहां पे कब्जे किस तरह हुए कि ये जो ज़ियाउल हक साहब ने इलेक्शन कराए 79 वाले, इसके बाद बल्दिया में आके बैठे, उन लोगों ने, अगर आप इजाज़त दें तो हमारे साथ एंटी करप्शन पंजाब के तर्जुमान वकार अजीम जब्बा टेलीफोन लाइन पर हैं, उनसे बात कर ली जाए। अस्सलाम वालेकुम वकार साहिब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, और बिलाशुबा एंटी करप्शन पंजाब ने गुज़श्ता कुछ अरसे में जिस तरह से सरकारी अराजी को वागुजार करवाया और अरब रुपए जो हैं वो ख़जाने में जमा करवाए हैं, कुछ उसकी तफसील बताइएगा। जी ये पिछले जब से ये नया रजिस्टर आया है तकरीबन पिछले 28 माह 29 माह के अंदर एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट पंजाब बिल्कुल एक नया इदारा उभर कर सामने आया है जो अपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के ऊपर जिसको एप्रिसिएशन भी मिल रही है और अवामी एतमाद में भी उसमें बहुत इजाफा हुआ है। 3-4 किस्म की रिकवरीज हैं जी। अगर बात की जाए तो जो कब्जा माफिया था, जो बाअसर लोग थे जिन्होंने सरकारी अमलाक के ऊपर, सरकारी जमीनों के ऊपर साल से कब्जा किया हुआ था, तो उनके खिलाफ एक ग्रैंड ऑपरेशन किया गया जिसके नतीजे में हमने कोई 186 अरब रुपए की जमीन जो है वो पिछले 28-29 माह के अंदर रिट्रीव करवाई है। और उसके अलावा 186 अरब रुपए की 186 अरब रुपए की 186 अरब रुपए की, ठीक है। हाँ, और उसके अलावा बाकी जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिकवरी। डायरेक्ट रिकवरी वो है जो डायरेक्ट एंटी करप्शन के अकाउंट में आती है, और इनडायरेक्ट रिकवरी वो रिकवरी है यानी सरकार के जो महसूलात तो वकार साहब ये जमीनों की नौयत क्या थी? ये सरकारी अराजी थी, जंगलात की जमीन थी, क्या थी इसकी नौयत? जी ये मुख्तलिफ जो है वो महकमों की जमीनें थी, औकाफ की जमीनें थी, जंगलात की जमीनें थी, हाईवे की जमीनें थी, ठीक है जी। इनके ऊपर साल से पिछले 50 साल से 60 साल से लोग जो है वो उन्होंने कब्जा किया हुआ था, और वो बड़ी नॉमिनल प्राइस के ऊपर मसलन 5 रुपए एकड़ के हिसाब से वो पैसे दे रहे थे। आजकल के दौर में यानी अलॉटमेंट उनकी 5 रुपए फी एकड़ के हिसाब से करवा रखी जी जी बिल्कुल। उसमें बेशुमार ऐसे थे जिनकी अलॉटमेंट जो है वो 5 रुपए पर एकड़ के हिसाब से थी, और उनको हमने रिट्रीव करवाया है और उनकी जो है वो सरकारी खजाने में उनको जमा करवाया है, और जो मुतल्लिका महकमे हैं उनके हवाले की गई हैं। उसके अलावा जी हमने ट्रैप रेट्स किए हैं पिछले इन्हीं 2-2.5 साल के अंदर। हमने कोई तकरीबन 4500 जो है करप्ट अफसरान में जो उनको अरेस्ट किए हैं। और ये अफसरान ज्यादातर किन महकमों से थे? महकमा माल से, या जैसे पटवारी साहबान, नायब तहसीलदारान साहबान, या इसके अलावा भी लोग थे? जी इसके अलावा भी लोग थे इसमें, और लेकिन ज्यादातर जो है वो ग्रेड 1 से लेकर तो ग्रेड 15 तक के लोग थे, और ये मुख्तलिफ महकमों से इनका ताल्लुक है जी। मेजोरिटी का ताल्लुक जो है वो
महकमा माल से है, उसके बाद फिर लोकल गवर्नमेंट है, फिर उसके बाद हेल्थ है, पुलिस है, एजुकेशन है, इसी तरह करके मुख्तलिफ महकमों के ये लोग थे जिनको हमने अरेस्ट किया जी। और ये है। इसके अलावा एक जो ठीक, अच्छा एक और चीज बताइए कि जो एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के कानून थे, जो रूल्स थे 2014 के, या फिर पीका एक्ट तो था, इनमें भी कोई तरामीम करनी पड़ी कि आप लोग अपने स्कोप को बढ़ा सकें, या आपके कानून में ये गुंजाइश मौजूद थी? आप 2014 के बाई लॉज की बात कर रहे हैं। हमारा जो एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट का कानून है, जो 1961 का एक एक्ट है, उसके मुताबिक हम चलते हैं। जो बिल्कुल एविडेंस बेस्ड जो है वो लॉ है, वो कवानीन है। उसमें सिर्फ ये है जी कि कोई भी इंसान, वो चाहे प्राइवेट बंदा हो, कोई सरकारी मुलाजिम हो, अगर वो सरकारी इमलाक को वो नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है जी, बिला वास्ता या बिल वास्ता तौर पे, तो हमारा एमएस में आता है। और ये भी जरा बताइए कि जो जिनके खिलाफ आप ऑपरेशन कर रहे हैं, उनका एक ही बात होती है कि हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और सियासी मुखालफत की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। क्या ये हकीकत है? देखिए, इसमें मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी होगी कि एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट जब कोई, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि जी ये एक एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। जब हमारे सामने इररिफ्यूटेबल एविडेंस आ जाता है, पहले हम एविडेंस कलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम प्रोसीड करते हैं। तो इसमें सच्चाई इसलिए नहीं है कि जितने भी लोगों के अगेंस्ट होंगे, उनके मेजॉरिटी जो पॉलिटिकल लोग हैं, मतलब पिछले दिनों काफी चर्चा रहा, कोई 36 या 37 लोगों की और 50 लोगों के खिलाफ FIR हुई, जिनमें से मेजॉरिटी का ताल्लुक पॉलिटिकल जमात, मुख्तलिफ जो है वो पॉलिटिकल जमातों से था। तो उसमें जो है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो जिला इंतजामिया है, उन्होंने रेफरेंसेस भेजे और उन रेफरेंसेस की बेस के ऊपर जो है वो एंटी करप्शन में उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए। और रेफरेंसेस ऐसा नहीं है कि अगर DC साहबान ने रेफरेंस भेजा किसी एक स्पेसिफिक पॉलिटिशियन के खिलाफ, तो उसको हमने फौरन ही प्रोसीड कर लिया। उसकी स्क्रूटनाइजेशन होती है, यहाँ पे उसको स्क्रूटनाइज किया गया, उसकी एग्जामिनेशन हुई, उसके बाद जो है वो जब फैक्ट्स एस्टेब्लिश हो गए और इररिफ्यूटेबल हमारे पास ठोस शवाहिद आ गए, उसके बाद उनके अगेंस्ट प्रोसीड किया गया, उनके अगेंस्ट उनको पर्चा दिया गया, FIR दी गई, कुछ को अरेस्ट किया गया, और जो सरकारी इमलाक थी, जो जमीनें थी, उनको रिट्रीव करवाया गया। बहुत शुक्रिया। तो हम नहीं समझते जी 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 प्लीज, ये जो है जी जी बताइए क्या बता रहे हैं। तो इसमें हम नहीं समझते कि ये इंप्रेशन जो है, क्योंकि ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो अटैक किया जा रहा है। बिल्कुल एंटी करप्शन बिला तखसीस जो है वो एहतसाब के ऊपर यकीन रखता है, और जिस किसी ने भी सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया है, सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया है, उसके अगेंस्ट जो है वो बगैर किसी तफरीक के एक्शन हो रहा है और होता रहेगा। बहुत शुक्रिया वकार अजीम जब्बा, तर्जुमान एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब। क्यों सर, ये जो नासिर साहब इस हवाले से एक तनकीद होती है कि दरअसल जो सियासी मुखालफीन हैं उनके ख़िलाफ़ ये ऑपरेशन करने का एक बहाना घड़ लिया गया है, और जिस तरह से बाज़ एक ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की हैं कि ये सारे इल्ज़ामात ही गलत थे कि हमने कोई सरकारी अराजी को उसको अपने कब्ज़े में लिया हुआ था, उससे फ़ायदा उठा रहे थे। क्या हकीकत है? देखिए, मैं आपको बताऊँ, अगर आप टेस्ट केस के तौर पर खोखर बरादरान हैं हमारे यहाँ पर, जौहर टाउन में पूरा इलाका जानता है, पूरा लाहौर जानता है कि ये लोग क्या थे और आज क्या है। ये जो जगह पर ऑपरेशन हुआ, ये कोई 2-4 दिन की बात नहीं है, ये काफ़ी अरसे से इस मामले पे बात होती रही। और ये जो रेवेन्यू का इदारा है, उसकी ज़मीन थी, उसको वागुजार कराया गया। अगर आप समझते हैं कि ये ज़मीन के हवाले से गवर्नमेंट ने कोई ज़्यादती की है, तो आपको पता है यहाँ पर अदलिया आज़ाद है, और इस हवाले से वो किसी किस्म की कोई भी अगर कार्रवाई करना चाहते हैं कि हमारे पास से जो ज़मीन वागुजार कराई गई है वो असल में उनकी मलकियत है, तो मैं नहीं समझता कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का वो जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनको सच साबित करने के हवाले से वो कोई देर करेंगे। जहाँ तक दूसरे हवाले से मैं बात करूँगा कि आप भी जानते हैं कि लाहौर जैसे शहर में, जैसे अभी मेरे मोअज़्ज़िज़ दोस्त ने, शुएब साहब ने बात की है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कारोबार किया ही कोई नहीं। वो असल में अराजियों के ऊपर कब्ज़ा करना, लोगों के मकानों के ऊपर जाली
कागजात बनाकर कब्जा करना, जैसे मंशा बम का मैं वही बता रहा हूं, बेशुमार ऐसे बम हैं जो अभी आप देखेंगे कि कुछ अरसे तक हम उन्हें फोड़ देंगे। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि यहाँ पर लाहौर में हमने एक स्पेशल सेल बनाया है, 1242 उसके हेल्पलाइन का नंबर है, 1242 1242। तो वहां पर आप कॉल करें, और इसके अलावा 4 बजे से लेके 6 बजे तक वहां पर साइलिन के जो मदद की जाती है बाय टेलीफोन भी, और आप वहां पर खुद भी जा सकते हैं। लाहौर चूंकि एक मेट्रोपॉलिटन शहर है, तो यहाँ पर लोगों की रसाई जो है वो कई बड़े ताकतवर कॉरिडोर्स और घराने जो हैं उन तक है, और उन घरानों को बड़ी तकलीफ पहुंचती, क्योंकि ये जलसों को फंड किया करते थे। ये जो आप छोटी छोटी जलसियां देखते हैं जो पाकिस्तान में अनरेस्ट फैलाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, ये लोग उनको फंड करते थे। इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई, लिस्टें तैयार की गई हैं, और इनको ये जब से पीटीआई आई है, आपको मैं बताऊं तकरीबन 1500 अरब रुपए की हतीर रकम की जो अराजी हमने इनसे वागुजार कराई है पूरे पाकिस्तान के अंदर। और इसमें लाहौर के अंदर तकरीबन आप अंदाज़ा करें सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की कोई तकरीबन 3 खरब रुपए की पंजाब के अंदर अराजी थी जिसके ऊपर कब्जा किया गया, जिसमें सिर्फ 40 अरब रुपए की अराजी तो लाहौर में। तो मैं ये बताऊं कि इस हवाले से हम फौरी इनके ऊपर फैसला करने वाली अदालतों के क़याम के हवाले से भी काफ़ी काम कर चुके हैं, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद जैसे शहरों के अंदर। तो जल्द ये जो मामला सिविल कोर्ट में सालों साल चलते रहते थे, उनका भी मंतकी जो अंजाम आप देखेंगे। इसके अलावा 3500 के करीब मुकदमात किए गए हैं, और ये किसी आदमी के ऊपर विदाउट एविडेंस हमने ना सिर्फ हाथ नहीं डालना चाहते, और ना ही हमने किसी को पॉलिटिकल विक्टिमाइज किया है। देखें, हुकूमत की सोच बहुत बेहतर है। हुकूमत चाहती है कि जो यहाँ पर है वो कानून के दायरे के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारे, और आम शहरी को भी ये सहूलत मैसर हो कि वो पाकिस्तान का एक बाज़म और इज़्ज़तदार शहरी के तौर पे मुल्क में ज़िंदगी गुजार सके। बहरहाल एक सवाल तो अपनी जगह अहम है कि जो सरकारी अराजी होती है उसकी अलॉटमेंट जो है वो एक कानूनी बात है। अब अलॉटमेंट कितने रुपए के एवज़ हुई है ये एक अलहदा बात है, लेकिन है सरकारी अराजी और उसको सरकार आज ख़ुद देती है। आप दही इलाकों में देख लें कि भाई इसको आबाद किया जाए, इसको इस्तेमाल किया जाए। शहरी इलाकों में भी बहुत सारी जगहें ऐसी पड़ी होती हैं। तो इस तनाजुर में आप कैसे सारी बात वो अराजी उसको मिलनी चाहिए जो आबाद करे। किसी को 4000 एकड़ या किसी को 10,000 एकड़ आबादी ज़मीन देना कौन सा आबाद करने वाली बात है? सीधी सीधी बात है ना। अभी अब दानियाल अजीज साहब जो थे, उनके वालिद साहब, उनके नाम पे ज़मीन निकली है 1977 से चली आ रही थी इसी से, अनवर अजीज साहब के नाम पे। जो मैं आपको बता रहा था, छोटा सा उसको मुकम्मल कर दूं। पंजाब पुराने शहर के गिर्द तमाम जो दुकानें बनी हैं, मार्केट हैं, ये 200-100 रुपए में किराए पे हैं। बल्दिया उस्मान लाहौर के किराएदार हैं सारे। मुझे बताइए इस जगह का किराया इतना ही बनता है? वहां पे हजारों लाखों में दुकान नहीं मिलती जहां पे ये मार्केटें बना के बैठे हैं। ये 2 तरह के कब्जे हैं। इस तरह से कराची एम्प्रेस मार्केट का कितना बड़ा ऑपरेशन, कैसे सफाई हुई है वो, अंदर से क्या निकला है, बिल्कुल साफ मार्केट। काश के कोई साकिब निसार साहब जाते जाते ये काम लाहौर में भी करा जाते। मैंने उनकी अदालत में दरख्वास्त दे दी थी वैसे कि जनाब कराची में तो कराएं, लाहौर में भी करा दें, लेकिन वहां पे जैसे गुलजार साहब, हमारा आज का मौजू तो इससे हटके है। ये फिर वही बात है कि ये गरीबों, एक आम पाकिस्तानी जो काम कर रहे हैं और है। हम तो अब जो बड़े बाअसर अफराद हैं सोसाइटी के, जिस तरह से वो कब्जा माफिया को सपोर्ट करते हैं उस पर बात कर रहे हैं। यहाँ 2 तरह के कब्जे हैं ना। एक तो आम आदमी का घर है, उस पर कब्जा आम आदमी नहीं कर सकता, या तो कोई रिश्तेदार होगा इसका, या मेरे जैसा और आपके जैसा दूसरे वाले पे आए ना जी, कोई एक शख्स जो कि किसी ताकतवर आदमी के सर पे वहां कब्जा करके बैठ जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, पुलिस भी करती है। लेकिन जो बैरून मुल्क मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि जब हम पाकिस्तान पहुंचते हैं 15-20 दिन हमें गुजारे जाते हैं और लटकाया जाता है, उनको लंबा किया जाता है, पुलिस को पैसे दिए जाते हैं, उनको इतना लटका दिया जाता है कि उनके बाहर से कॉल आने शुरू हो जाती है। वो फिर क्या करें बेचारे, या वहां की नौकरी छोड़ें या अपनी यहाँ की करोड़ों की जमीन छोड़ें। उनके लिए दोनों चीजों में ढूंढना मुश्किल हो जाता है फर्क। दूसरा वो है जो ताकतवर लोग थे, MNAs, MPAs और उनके फ्रंटमैन, बेनामीदार, उनके नाम पे जमीनें ली गई, और जमीनें लेने के बाद
अब मैं क्या कहूं कि लाहौर में एक पेट्रोल पंप चंद रुपयों में था। लाहौर के बेशतर पेट्रोल पंप जो पाकिस्तान बनने से पहले के हैं वो 600, 500, 400 रुपए सालाना में थे, जो अब गिरा के नए सिरे से दिए गए हैं। मतलब चले आ रहे थे 70 साल से 400-400 रुपए में सालाना में। तो ये सरकार की जमीन जो है ये किसी का हक तो नहीं है, ये तो पूरे मुल्क के तमाम इस अवाम की है। उसका अगर कुछ करना है तो उसको वहां से वागसार करा के, क्यों ना उसको चंद लाख रुपए या करोड़ रुपए में या 2 करोड़ में वहां से रेवेन्यू इकट्ठा किया जाए ताकि वो उसके बदले में आवाम की सहूलत पे खर्च किया जा सके। ये सारा कुछ जो होता रहा है ये ताकतवर लोग करते रहे हैं। वो उनके ये गठजोड़ जो है अफसरान साथ में, और अफसरान उनके साथ मिली भगत करते रहे हैं। हमारे साथ पंजाब पुलिस के तर्जुमान सुहेल सुकेरा साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने खसूसी तौर पर हिदायत की है IG पंजाब को, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को, कि वो जो कब्ज़ा माफिया हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो क्या लाइन ऑफ एक्शन है पंजाब पुलिस के पास इस हवाले से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। तो ये एक प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन था कि जो लोग जिनकी प्रॉपर्टी से कब्जा हुआ है और जो लोग इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं और ये एक नासूर की तरह इस सोसाइटी में लोगों को परेशान कर रहा था, तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। तो जो लोग जिनका रिकॉर्ड था इस मामले में और जो लोग इस काम में शामिल थे, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया गया अंडर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ लॉ। और ये एक परसिस्टेंट एक्शन है जो चल रहा है और पब्लिक ने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया। पुलिस का क्या रोल है? जो आप डिफरेंट सेक्शंस ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, मेंटेन करना है पब्लिक ऑर्डर को या फिर वागुजार कराने में भी आप लोगों का कोई हिस्सा बनता है? देखें, इसमें जो मेन होता है ना जी रोल, वो होता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, जो डिफाइन करते हैं कि इसमें लॉफुल ओनर कौन है। पुलिस का काम बेसिकली मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है। तो उसमें जो भी एजेंसी को पुलिस की सपोर्ट की जरूरत होती है तो पुलिस इज देयर टू सपोर्ट देम। और हम लोग IG साहब जो हमारे यहाँ इनाम गनी साहब, वो भी बहुत फोर्थ कमिंग है इसमें, और ये हमारी प्रायोरिटी है पंजाब पुलिस की। तो हर जो डेवलपर है, जो डेवलपिंग एजेंसी है, उसको सपोर्ट करते हैं। जो ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, जहाँ इन्हें ज़रूरत होती है उन्हें हम लोग सपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली हमारा रोल तो सपोर्टिंग है, बट विद द सपोर्ट ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ कोर्स। राइट सर। सुहेल साहब, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर रहिए। हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब नासिर सलमान साहब, आप तर्जुमान हैं हुकूमत पंजाब के। तो आपसे मैं नासिर साहब ये जानना चाहता हूँ, जो बात की थी कि जो अलॉटमेंट होती है वो एक सरकारी अमल है, एक कानूनी अमल है, उसकी जो कॉस्ट होती है वो भी एक कानूनी अमल है, तो फिर उसको क्या इशू बनाकर इस बात को आगे चलाया जा सकता है? क्या कहेंगे? बेसिकली हामिद साहब, इसको आपने समझना है, जब मुल्क के अंदर हुक्मरान एक माइंडसेट के साथ आए और वो ये हुकूमत में इसलिए आए कि यहाँ से पैसा बनाया जाएगा, तो पाकिस्तान में जो इंडस्ट्री की तबाही है उसके पीछे भी असल में ये सोच है कि गुज़िश्ता 20 सालों में आप सोच भी नहीं सकते थे कि कैसे कैसे जो दूर दूर तक जिनका प्रॉपर्टी के कारोबार से ताल्लुक़ नहीं, आपको लगेगा कि ये कुछ सदियों से प्रॉपर्टी के कारोबार से वाबस्ता है। ये असल में एक खास माइंडसेट की वजह से यहाँ पर हुआ। अभी शुएब साहब ने एक बात की कि नवाज शरीफ साहब असल में इस तमाम काम के मूजिद हैं। आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पर LDA का एक इदारा था और नवाज शरीफ साहब पर एक पहली FIR हुई जिसमें ब्रिगेडियर मंजूर मलिक साहब यहाँ पर DG LDA हुआ करते थे, उसमें नवाज शरीफ साहब को भी मुकदमे का हिस्सेदार बनाया गया। इन्होंने LDA के प्लॉट्स को इतनी गैर जिम्मेदारी से सियासी वाबस्तगियों की वजह से बांटा कि उसके अंदर जो एक लाहौर के अंदर सैलाब आ गया कि लोगों के पास साइकिल से यकदम गाड़ी आई, गाड़ी से फिर बहुत बड़ी गाड़ी आई और इसके बाद मरी से होते हुए दुबई हुआ और दुबई से फिर लंदन का मामला हुआ। इससे पहले हुक्मरान तबका कभी भी अपना मुल्क छोड़ के बाहर के मुल्कों में अपने बच्चों की रहाइश का इंतजाम नहीं किया करता था। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो कब्जे के हवाले से पस मंजर है, इसको आपने समझना है कि जो फंडिंग है
जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फंडिंग में ओवरसीज कम्युनिटी ने तकरीबन लाखों की तादाद में छोटे छोटे हिस्सों में पैसे दिए, और ये जो फंडिंग है जिसके मुतालिक ये लोग अपनी सियासी पार्टियां चलाते हैं, इसका मेन सोर्स ये कब्जा माफिया थे, ये इनकी सरपरस्ती करते थे, ये जो ट्रेड मार्केट्स हैं उनमें वहां सरपरस्ती करते थे, रेलवे की जगहों के ऊपर सरपरस्ती करते थे, जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू डिपार्टमेंट की है वहां पर सरपरस्ती करते थे, औकाफ की जो ज़मीनें थी उन पे सरपरस्ती करते थे। उसके बगैर कभी कोई शख्स हुकूमती और इंतज़ामिया की मुआविनत के बगैर कभी कोई शख्स, कभी कोई गिरोह किसी भी सरकारी या गैर सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जा नहीं कर सकता। तो ये जो इंतज़ामिया की मुआवनत और उसकी मिली भगत से हो रहा है, उनके खिलाफ भी एक्शन हो रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, अभी एंटी करप्शन के तर्जुमान के साथ आपने बात करी है, वो ये बात बड़े वाशगाफ अल्फाज में कहा कि ना सिर्फ प्राइवेट लोगों के खिलाफ ये मामला हो रहा है, बल्कि जिन जिन सरकारी इदारे के मुलाजमीन ने इस हवाले से मुआविनत फराहम की है, मैं इस जो प्राइम मिनिस्टर ने जो लेटेस्ट मीटिंग की है उसमें ये वादे तौर पे हुक्म दिया गया है कि जिन सरकारी मुलाजमीन ने इन तमाम मामलात में गैर कानूनी तमीरात हुई हैं बहुत बड़ी तादाद के अंदर, एक जगह है जो कि रहायशी पर्पज के लिए उसे कमर्शियल कर दिया गया है, और उसके साथ ही सड़कों के बहाव के अंदर जमीन आसमान का एक ऐसा अजदहा फूटा है जिसको संभालने से संभाला नहीं जा रहा, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और इस सिलसिले में एंटी करप्शन ने बहुत सारे लोगों के ऊपर गिरफ्तारियां भी की हैं, और स्टिल ये मामला तेजी से जारी है, और इसमें आप देखेंगे कि आपको बहुत जल्द एक बड़ा वादे फर्क नजर आएगा। सुहेल साहब, आप ये बताइए कि इस हवाले से पुलिस को ज्यादा इंगेज किया जा रहा है रूरल जो इकॉनमी उसमें, या अर्बन जो एरियाज हैं वहां पर वागुजार कराने के हवाले से कार्रवाइयां प्लान हो रही हैं? जी, इसमें दोनों एरियाज शामिल हैं, और जैसे ये नासिर साहब ने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है आपको, डीजी एंटी करप्शन भी इसमें बहुत एक्टिव है, और वो ऑल ओवर पंजाब उन्होंने ये वागुजार कराई हैं प्रॉपर्टियां जिसमें सरकारी शामिल है, काफी ज्यादा गवर्नमेंट लैंड पे कब्जा किया गया था। तो इसी तरह मेन फोकस जो है वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है, जो कि डीसीओज और डीसीज जो हैं वो कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये दोनों साइड तो कोई आपके पास नंबर मौजूद है जो पता चल सके अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं? हाँ, इसमें जो स्पेसिफिक नंबर जो है वो गिरफ्तारियों के हवाले से मैं अभी तो आपको ऑफ द हुक नहीं दे सकता, लेकिन ये है कि बड़ा एक्सटेंसिव काम हुआ है, और बिलियंस ऑफ रुपीस की प्रॉपर्टी जो है जो वो वागुजार कराई गई है। और उसमें ये कुछ आइडिया हो सके कि सरकारी जो मुलाजमीन इस मिली भगत में मुलव्वस थे उनको कितने हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई? ब्रदर, ये बेसिकली एंटी करप्शन का परव्यू है, जहाँ जिस इशू में सरकारी मुलाजम इन्वॉल्व होता है तो वो उसकी इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी जो वो एंटी करप्शन करती है, तो वो प्रॉब्ली वो ज्यादा बेहतर इसमें वो आपको दे सकेंगे जवाब। जी बेहतर, लेकिन आप हमारे साथ रहिए, हम आपसे दोबारा कुछ और क्वेश्चंस पुट करना चाहेंगे। सैयद शोएबुद्दीन, आपको मालूम है कि डिजिटलाइजेशन हुई है लैंड रिकॉर्ड की, और वज़ीर आज़म ने ख़ुद कहा कि इस वजह से भी बहुत सारी सरकारी अराजी जो है वो निशानदही हो गई और वागुजार कराने में आसानी हुई। तो ये जो लैंड रिकॉर्ड को डिजिटलाइज किया गया, कंप्यूटराइज किया गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? अभी मुकम्मल नहीं हुआ है पंजाब में, अभी ये बहुत सारा काम बाकी है इस हवाले से और ये करना चाहिए, इसलिए कि पटवारी की पेंसिल से जो होता था ना, वो नक्शे के अंदर जो वो मिटा के और खुद ऐड कर देता था, वो बड़ा खौफनाक काम था। मुझे भी सवाल करने का मौका नहीं मिला, वरना मैं एंटी करप्शन के तर्जुमान से ज़रूर पूछता कि क्या सिर्फ ग्रेड 1 से 15 का मुलाजिम बेईमान है? उसके पास तो इख्तियार नहीं है, उसके पास किसी को ज़मीन देने का इख्तियार नहीं है। वो जो ज़मीन दी जाती है वो किसके साइन से दी जाती है? वो ग्रेड 19, 20, 21, 18 के साइन से दी जाती है। उसमें ग्रेड 1 से 15 क्यों है? सिर्फ ये हमने क्यों समझ लिया कि चोर सिर्फ ग्रेड 1 से 15 वाला है? ये एक जब अब करते हैं ना बात, तो बड़ी ज्यादती होती है। चले मैं तो आपसे कंप्यूटराइजेशन की बात जानना चाहता हूं। कंप्यूटराइजेशन के बगैर क्या हुआ, किस तरह से हुआ है? कंप्यूटराइजेशन का काम शुरू हुआ था, आज नहीं शुरू हुआ।
ये अपना जनाब मुशर्रफ साहब के दौर में शुरू हो चुका था और उसके बाद मुख्तलिफ होता होता यहाँ तक पहुँचा है। इसमें बहुत सीनियर अफसर जो थे वो यहाँ पे रहे हैं, इरफान इलाही साहब थे, वो भी यहाँ पे इस काम को करते रहे और अपना में नाम नहीं आ रहा और बेशुमार लोग थे जिन्हें मिलता रहा हूँ। ये काम बहुत स्लो है, तो इससे रेवेन्यू के बहुत ज्यादा महकमे में होने वाली करप्शन का लेवल कम हुआ। उसका तरीकाकार अब ये है कि आप एक वन विंडो पे जाते हैं, वहां जाके आप कहते हैं कि मुझे ये कागज चाहिए, वो आपसे कागज लेते हैं, आपके सामने आपका शनाख्ती कार्ड लिया जाता है, शनाख्ती कार्ड के साथ आपको वो कहते हैं कि जी आप आए, वो कंप्यूटर पे खोलते हैं, कंप्यूटर पे आपका नाम खुल जाता है, आपका सारा शजरा निकल आता है, उसके मुताबिक आपकी जमीन निकल आती है। अगर आपकी नहीं है तो वहीं पता चल जाएगा, अगर आपकी है तो वो बता देगा। ये उसका रिजल्ट अब ये है कि कोई और किसी और की जमीन नहीं बेच सकता। राइट सर। सिर्फ शनाख्ती कार्ड से काम नहीं चलता। तो पटवार सिस्टम खत्म हो गया। पटवारी साथ साथ पैरेलल चल रहा है। ओके। अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन उस सारे चल रहा है। क्यों नासिर इस हवाले से कुछ? अच्छा देखिए आमिर साहब, ये जो शुएब साहब ने बात की है मैं उसको ज़रा मुकम्मल करना चाहूँगा। असल में जो लैंड रेवेन्यू का जो इदारा है हमारा, महकमा माल के ज़ेरे मातहत है ये इदारा, असल में इसके अंदर बहुत देर से कंप्यूटराइज किया जाना चाह रहे थे। इसके अंदर इसमें बहुत सारी अभी इस्लाहात भी इंट्रोड्यूस की गई हैं। सिपरा साहब इसके अंदर अभी डीजी हैं, बल्कि एमसीएल के जो अभी इस वक्त चीफ हैं वो इससे पहले वहाँ डीजी थे। तो जो लाहौर का बहुत सारा हिस्सा अब कंप्यूटराइज फ़र्द वहाँ से आप ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारे जो हिस्से हैं लाहौर के अंदर ही, तो वहाँ पर अभी तक भी पटवारी का वो जो मैनुअल सिस्टम था उसके मुताबिक हम प्रैक्टिस इन्वोक में हैं अभी तक। इस सिलसिले में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को तेज़ी से लेके जाएं, लेकिन हमारी सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए जो तवानाई चाहिए वो शायद अभी तक उस पर सर्फ नहीं किया जा रहा। ये तो है जो ज़मीन के हवाले से उसके रिकॉर्ड को प्रिजर्व करने का, मॉडर्नाइजेशन का आपने सवाल पूछा, उसका जवाब। जहाँ तक अभी आपने एक फिगर एंड फैक्ट्स पूछे हैं, तो यहाँ पर लाहौर में तकरीबन 260 के करीब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के जो मसाइल हैं वो इंतज़ामिया उनको हल करने में नाकाम है, क्योंकि बाद मामलात कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में फिर सालों साल तक वो लोग सिविल प्रोसीजर में इंगेज हैं और 218 के करीब जो है उन पे कार्रवाई हो रही है, क्योंकि ये इसके लिए सारे ज़मीन से मुतल्लिक मामला हैं। ये असल में जो हमारे लोग थे उनको कोई यहाँ इन्वेस्टमेंट की बुनियादी तौर पे सहूलत मुयसर नहीं थी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को। अभी प्राइम मिनिस्टर का ये विजन है कि जो हमारे यहाँ पर न्यू लाहौर अर्बन रिवर रावी व्यू का जो ये इसमें वो इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, और बंडल आइलैंड जो कि कराची के अंदर है, प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि लोगों की इन्वेस्टमेंट का अब रुख वहां पर हो, ताकि पाकिस्तान में बाकी जगहों पे इन्वेस्टमेंट उन्होंने की रियल एस्टेट के ऊपर, वहां पर उनके बहुत सारे हमने अब इसे अथॉरिटी के तहत किया है और यहाँ पर तमाम चीजों को कंप्यूटराइज कर रहे हैं, इसी से मैं ज्यादा हम कोशिश कर रहे हैं। आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन सुहेल सुकेरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी का फायदा उठाएं कि आईजी पंजाब का कहना है सुहेल साहब के ओवरसीज पाकिस्तानियों की जमीनें तरजीही बुनियादों पर वागुजार करवाई जाएंगी, तो क्या मैकेनिज्म इवॉल्व किया है पुलिस के अंदर इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये हमारी टॉप प्रायोरिटी जो है वो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं। और अब मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पुलिस, पंजाब पुलिस से रिलेटेड जो ओवरसीज के इश्यूज हैं वो 93% जो उनकी कंप्लेंट थी वो रिजॉल्व हो चुकी है। 93%? जी 93% पूरे पंजाब में पुलिस रिलेटेड है। अभी जो ये जो प्लॉट्स और ये जमीन का इशू है कब्जे का, इसमें मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं जी जी कि इसमें पुलिस जो है वो सोल इसकी वो नहीं है इंग्रेडिएंट इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट और जैसे आपने पहले बताया है कि कोर्ट्स भी इन्वॉल्व होती हैं, तो वो जो पुलिस रिलेटेड इश्यूज है वो रिजॉल्व है। बाकी जो दो है वो उसमें फिर आपको पता है कि सिविल प्रोसीजर जरा लंबे होते हैं, तो या किसी चीज पे स्टे आया हो या कोई और इस किस्म का मामला चल रहा हो, केस कंटेस्टेड हो, तो वो जब तक फिर उसमें फाइनल वर्डिक्ट नहीं आता तो उसमें थोड़ी सी लीगल वो इशू है। लेकिन जहां तक पुलिस का ताल्लुक है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह
जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं भाई, उनका 90+ जो है 93% के करीब उनके इश्यूज रिजॉल्व हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा सुहेल साहब, ये जो इस कार्रवाई के दौरान के जबकि सरकारी अराजी को वागुजार करवाया जाता है, अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को किस तरह यकीनी बनाती है पुलिस? ये तो एक सेगमेंट है ना जो इस मामले में एंगेज होता है। बाकी जो लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटीज हैं और जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं या जो इन्वेस्टिगेटिव मेजर्स हैं, ये जो आप गैंग्स को इंटेरोगेट कर रहे हैं, वो तो साइमल्टेनियसली चलता रहा है ना, वो तो एट द सेम टाइम वो चल रहा है अपनी जगह पे। तो ये जो हमारी लॉ एंड वॉच एंड वार्ड की नफरी होती है, वो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं जो इन्वेस्टिगेशन। मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस देखने को मिलती है जब आप कहीं कार्रवाई होती है इस तरह से कब्जा छुड़वाने के हवाले से। हमने एम्प्रेस मार्केट कराची का मंजर टेलीविजन पर वो नशर होते रहे, फिर यहाँ पर भी जब कहीं आप कार्रवाई होती है तो पुलिस का जो काम है बहुत बढ़ जाता है। जी आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। ये अनफॉर्चुनेटली कुछ अरसे से ये ट्रेंड चलता जा रहा है कि लोग जो हैं वो आगे से रेजिस्ट करते हैं और पुलिस हमेशा रिस्ट्रेन का मुजाहरा करती है अनलेस के कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें पुलिस को अपना पुलिस ऑफिसर्स इंजर हो, तो फिर नेचुरली वो उस पर रिएक्ट करते हैं यूज ऑफ फोर्स, लेकिन बड़ा ही रिस्ट्रिक्टेड किया जाता है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ये इशू हमें फेस करना पड़ता है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम रिस्ट्रेंट से काम लिया जाए। क्योंकि नासिर साहब मुझे याद है जब खोखर बरादरान के खिलाफ कार्रवाई हुई तो ख्वाजा साद रफीक ने जाके कहा कि हम चाहते तो वर्कर्स को इकट्ठा करके यहाँ पर हंगामा कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। देखें ये तो मैं आपको बताऊं कि एक इस दहाई का सबसे बड़ा मजाक है। यहाँ पर आर पार करने की बातें की गई और यहाँ पर सेशन कोर्ट में लड़ाई भी देखी आपने कि यहाँ पर आप बंदे नहीं लेके आए थे। एक बंदे ने कहा मैं 10,000 बंदे लेके आया, लेकिन उसके लिए जो नज़र की ऐनक थी उसमें वो 10 बंदे दिखाई देते थे। तो ये इस तरह की जो बातें हैं उसको आप सियासी लतीफ़ों से ज़्यादा को मेरा हाल है अहमियत ना दें तो मेरा हाल ज़्यादा बेहतर है। हम हुकूमत इस मामले में डिटरमेंट है कि पाकिस्तान के शहरियों को उनके हकूक वापस दिलवाए जाएं। पाकिस्तान एक फ्री कंट्री हो जहाँ पर गरीब और अमीर दोनों अपनी अपनी ज्यूरिसडिक्शन में एक ऐसी जिंदगी गुजारे जिसका असल में आईने पाकिस्तान ने उनसे वादा किया था। और इमरान खान साहब ने जब हुकूमत संभाली थी तो उन्होंने वादा किया था कि पाकिस्तान में जो कब्जा ग्रुप जिन्होंने हुकूमतों को अपने ज़ाती मुफादात के लिए इस्तेमाल किया, ना सिर्फ उनके चुंगल से हम उनको छुड़वाएंगे बल्कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी फिजा कायम की जाएगी कि यहाँ बाहर से लोग आएंगे और यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे। और आपको बताऊं कि हमारी हालिया स्टॉक एक्सचेंज की जो रिपोर्ट्स हैं वो इस चीज़ का मदर है कि पाकिस्तान की हुकूमत की जो पॉलिसियां हैं, उन दिनों में जब कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया बहरान का शिकार है और उनकी मैशत का पहिया पिछली तरफ जा रहा है, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अपनी रिकॉर्ड मैशत को बेहतरी की तरफ लेके जा रहा है। और इस बेहतरी के सबूत के तौर पे आप देखें कि हमने इन मुश्किल हालात के बावजूद ऐसे लोगों को जो तकरीबन हर महकमे में मौजूद थे, माशरे के हर तबका फिक्र को मुतासर कर रहे थे, उन पर हाथ डाला है। और इमरान खान साहब ने कहा कि ये जो चीज़ें आपको पीडीएम के प्लेटफॉर्म से नजर आ रही है, मोहल्लों के थड़ों से भी नजर आएंगी। बिल्कुल दुरुस्त कहा। और शुएब, कब्जा माफिया ने महकमा माल की 31,000 कनाल, एलडीए की 636 कनाल और महकमा जंगलात की 280 कनाल अराजी घेर रखी है। सवाल मेरा ये है कि आज इस हुकूमत में ये जो इदारे मिलकर खा पुलिस हो, जंगलात हो, एलडीए हो, रेवेन्यू हो, ये तमाम लोग जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जब कोई और हुकूमत आएगी तो इन अफसरान का क्या बनेगा? जो जिन्होंने पहले ये सारा कुछ दिया था उनका क्या बना, मुझे जरा ये बता दें आप। बहुत अच्छी बात। ये कार्रवाई कर रहे हैं ना, वो आपके सामने वो कह के गए हैं ग्रेड 1 से 15 तक के लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, अफसरान के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। ये बड़ी बदकिस्मती है। साइन करते हैं, वो साइन कैसे किए थे? आपको अंधे थे, आपको नजर नहीं आ रहा था, आप चश्मा घर भूल आए थे, साइन कैसे किया आपने? तो गोया आप कहते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई होनी चाहिए, ना पहले कभी हुई कार्रवाई, और इवन जो मुलव्वस थे टॉप टू बॉटम सबको सबके खिलाफ होनी चाहिए। मैं यही पहले भी कहा है कि क्यों सिर्फ 1 से 15 से ऊपर के अफसरी मुलाजमत इंसान नहीं रहता, कोई वो गैर फानी किस्म की कोई और चीज बन जाता है।
डीएमजी या पुलिस या आपके दूसरे में वो ये कहना चाह रहे होंगे कि ये जो सरकारी अराजी को अलॉट करने का मामला 1 से 15 तक ही निपट जाता है। नहीं, ये तो ऊपर जाकर साइन होते हैं। होगा क्यों जी? साइन तो ऊपर होते हैं। हाँ जी, जो शोएब साहब का मौक़िफ़ है इस हवाले से वो ये कहते हैं, मैंने तो है वो पॉइंट सुन नहीं सका मैं जिसमें उन्होंने 1 से 15 कहा है, ये बहरहाल बहुत बड़ी ऑब्जेक्शनेबल बात है। देखिए, जब कोई सिस्टम बिगड़ता है, पानी को अगर आप उछालना चाहें तो बड़ी मुश्किल से वो हाइट पे जाता है, लेकिन अगर पानी की बाल्टी से पानी नीचे गिराएं तो वो बहुत तेजी से नीचे आता है। देखिए, ऊपर से जब आप करप्शन को ज्यादा करते हैं तो इसकी जड़ें जमीन तक पहुंचने के लिए बड़ी तेजी से इसको अपना जड़ पकड़ती हैं, लेकिन अगर कोई चीज आप नीचे से ऊपर फेंकें तो इसको कुव्वत ज़्यादा चाहिए। तो जो ये पॉइंट ये बात करना चाहते हैं कि जो 1 से 15 तक लोग ही सिर्फ इन्वॉल्व हैं और आगे 16 से लेके 22 तक, तो मेरा ख्याल है ये तो काफ़ी हद तक मुज़ाहिका है, ऐसी बात है। मैंने चूंकि उनकी ये बात सुनी नहीं, अदरवाइज मेरा ख्याल है। बताइए कि आपको कार्रवाई आपके नोटिस में हो कि 15 से ऊपर हुई है? तौर पे तो जो हमारे अभी END रूल्स आए हैं नए, हमने रिवाइज किया है एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिनरी रूल्स, जिसके तहत हम किसी भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को उसकी लाइफ के जो उसकी सर्विस के कंडक्ट के नीचे लेके आते हैं, उनको रिवाइज किया गया है। अगर कोई भी सरकारी मुलाजिम, चाहे वो ऑफिसर ग्रेड के अंदर है, चाहे वो दर्जा चहारुम के अंदर है, उसके अगर आप मीन्स ऑफ लाइफ से बियॉन्ड उसको देखते हैं तो आप शिकायत लॉन्च करते हैं, तो 30 दिन के अंदर अंदर उसको मुलाजमत से बर्खास्त किया जाएगा। सुहेल सुखेरा साहब, आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये जो सारी कार्रवाई है ख़ासतौर पर सरकारी अराजी को वागुजार कराने के हवाले से, क्या पुलिस कोई स्पेशल फोर्स को इंट्रोड्यूस करवाना चाहती है इस हवाले से, या जो रेगुलर फोर्स है और जो रेगुलर उसकी जिम्मेदारियां उसी में से उसको निकाल कर इधर लगाएंगे? जैसे कि लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है तो उसके पास डेडिकेटेड पुलिस फोर्स है। अगर उन्हें इससे ज्यादा पुलिस फोर्स की जरूरत हो तो फिर हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह हर जिले में कोई ऐसा डेडिकेटेड फोर्स इसके लिए नहीं है, लेकिन जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हो या कोई कार्रवाई करनी हो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, तो वो फिर हमें रिक्वेस्ट भेज देते हैं जो मुतलका DPO होते हैं, तो वो फिर उन्हें वो फोर्स अरेंज करके देते हैं। तो वो कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई कि आपको कोई उस पर बियॉन्ड कैपेसिटी काम हो। वो अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस में इतनी कैपेसिटी है कि हर जिले में जो DPO है वो हर तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए इंशाल्लाह मुकम्मल अहल है और उनकी मुकम्मल कैपेसिटी है। जी, आपका बहुत शुक्रिया सुहेल सुखेरा साहब, आपने वक्त दिया है। जी शोएब साहब, मैं एक बात करना चाह रहा था। नासिर साहब जिस दफ्तर में बैठते हैं वो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का ऑफिस है। ठीक, इस दफ्तर के अंदर 2 शोबे सबसे फाल हैं, बल्कि 3 हैं। एक इंजीनियरिंग का शोबा जो लाहौर की सड़कें बनाता है, एक टाउन प्लानिंग का शोबा और एक इंक्रोचमेंट का शोबा अपना, उसमें TOR जो है वो MOR। इस लाहौर के अंदर क्या कोई शख्स बगैर पैसे दिए रेडी लगा सकता है? क्या कोई शख्स बगैर पैसे दिए अपनी दुकान एक्सपेंड कर सकता है? कैसे करता है? सो रहे हैं बाकी सब लोग। ये अफसर रोज से आके सड़क पर चलने वाले की रेडी तो उठा लाते हैं, लेकिन जिस करोड़पति ने अपनी दुकान के बाहर सामान रखा हुआ है, पूरी की पूरी टेम्पल रोड पे तमाम फ्रिज से लेके हर चीज 5-5, 50, 20-20 लाख का सामान बाहर पड़ा है। एक दफा हाथ तो लगाएं उसको, मैं देखता हूं कैसे अंदर नहीं जाएगा वापस वो। लाहौर के अंदर तमाम बिल्डिंगें जो बनी है हाई राइज, वो टोटल गैर कानूनी है। 1000 स्क्वायर फुट पे एक गाड़ी, मुझे बताइए 1000 स्क्वायर फुट पे दफ्तर बनता है, उसके अंदर कितने मुलाजिम आते हैं और एक गाड़ी की पार्किंग चाहिए उसको? मतलब माजी में ये सब कुछ ये अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है। गैर कानूनी तामीर जारी है इसी शहर के अंदर। आप क्या करेंगे? ये आपकी बिल्डिंग है, आपने इसको गिराया, इसकी फ्रंट की दीवार छोड़ देते हैं, पीछे नई बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। साहब ये क्या बातें सुना रहे हैं? हामिद साहब, ये जो शोएब साहब बात कर रहे हैं, क्योंकि ये MCL की बीट को भी देखते हैं और इनका बड़ी देर से ये इसे कवर करते हैं। एज ए वाइस चेयरमैन वज़ीर आला शिकायत सेल, मैं खुद भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बिल्डिंग के अंदर मेरा ऑफिस है। एक्चुअली ये जो बात कर रहे हैं ये काफ़ी हद तक दुरुस्त है।
हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये 22 साल तक जो बात करते रहे हैं, वो कहते थे कि ऐसे ऐसे नाअहल लोगों को नवाज शरीफ और उनकी फैमिली ने अपने ज़ाती मुफादात और सियासी मुफादात की आबियारी के लिए भर्ती किया, जो कि इस वक्त इस माशरे का नासूर बन चुके हैं और जो नैब की हिरासत में भी हैं। और इसके अलावा भी चूँकि उनको प्रोटेक्शन हासिल है कि 60 साल तक आप कोई ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकते कि जिससे उसको सर्विस से बर्खास्त किया जाए। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अभी 1 महीना पहले END रूल्स के अंदर अमेंडमेंट की गई है और उसको एनफोर्स करने के हवाले से मैं मानता हूं कि अभी भी बहुत सारा काम होना दरकार है, क्योंकि ये जो लोग हैं ये इतने मजबूत हो चुके हैं यूनियंस की शक्ल के अंदर, बैचमेट्स की शक्ल के अंदर, और बेशुमार ऐसे एलिमेंट्स हैं मुफादात का एक होना, उसकी वजह से कि अभी भी सियासी हुकूमतों को इस सेगमेंट से लड़ने के हवाले से और उसको माशरे में इस नासूर को ख़त्म करने के हवाले से बहुत काम करने की आखिर में शोएब, प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का ये जो मिशन है कि जो अराजियाँ हैं जो कि कब्ज़े में है और कब्ज़ा ग्रुपों के ज़ेर तसल्लुत हैं उनको वागुजार करवाना है, उससे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस, ओवरसीज़ का कॉन्फिडेंस और एक आम आदमी का कॉन्फिडेंस किस हद तक बेहतर होगा? आसमान तक जाएगा, बशर्ते कि ये होता नजर आए। देखें, सरकार की अराजी जो है वो तो अरबों रुपए मालियत की है, वो तो वापस लेना सरकार का हक बनता है, लेकिन आम आदमी के अराजी जो है उस पर कब्जा करना किसी का हक नहीं है। वो भी उतनी ही सेक्रेट है जितनी कि सरकार की अराजी मुकद्दस है। वो भी छुड़ाएं, वो भी छुड़ाएं, ये दोनों काम पैरेलल चलने हैं, तभी लोगों का यहाँ पे आएगा। आज अगर लोग यहाँ तक एतबार करते हैं, फिर इतबार का वो जो मेयार है वो बढ़ जाएगा हुकूमत के ऊपर, खासतौर पर ओवरसीज पाकिस्तानियों का। ओवरसीज पाकिस्तानी, आप ये सोचिए कि अगर वो 24 अरब डॉलर सालाना बाहर से ना भेजें, हम कहाँ पे सरवाइव करते हैं? हमारे पास है क्या आज? वो बैरून मुल्क से आने वाला वही डॉलर जो है वो हमें जिंदा रखे हुए है। ये लोगों को समझ आनी चाहिए, हमें उनको जिंदा रखना है। उनके बहन भाई बीवी बच्चे अगर पाकिस्तान में तंग हो रहे हैं तो वो क्यों यहाँ पैसे भेजेंगे? बात इतनी सी है, वो जितने खुश रहेंगे उनके बहन भाई बेटे अगर यहाँ खुश हैं। तो नासिर साहब, आपने जैसे इससे पहले बताया कि लोग शिकायत भी करें, तो इस सारे जो मिशन में, इस सारे प्रोग्राम में एक आम पाकिस्तानी का क्या किरदार बनता है? हाँ, देखें, बेसिकली जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका विजन जो है इस हवाले से बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान के जो आम शहरी हैं उनको वो हकूक़ वापस दिलवाए जाएंगे। इस हवाले से जो लोग खामोश हैं, जो लोग इस सारे मामले में सियासी हुकूमत को वो जो पुष्ट पनाही है वो नहीं देते, तो वो भी बेसिकली मुजरम है। इमरान खान साहब की इस हुकूमत को मुकम्मल सपोर्ट करना उस खामोश अक्सरियत की इस वक्त फ़र्ज़ अव्वलीन है। अगर हमने ये मौका खो दिया तो आप अगर किसी के नोटिस में है कि कोई सरकारी अराजी इस तरह से कब्जे में है, सरकारी, तो वो बताएं। मैं आपको बताऊं, एक खातून मेरे पास आई, उसके सगे भाई ने उसकी जगह पे कब्जा किया है। अगर उसको सिस्टम की सपोर्ट ना हो, मोहल्ले की सपोर्ट ना हो, तो आप मुझे बताएं कि किसी बेवा औरत की जगह पे कब्जा होता है और मोहल्लेदार खामोश रहें, तो ये हमारे माशरे का एक अहलाकी दिवालियापन है। आप उसमें कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी इतना इल्ज़ाम नहीं दे सकते। अगर आपकी अहलाकी हालत बेहतर होगी, माशरे के अंदर टाइज मजबूत होंगी, हमारा सोशल सिस्टम मजबूत होगा, मस्जिद एक सोशल कम्युनिटी सेंटर के तौर पे काम करेगी, तो आप यकीन जाने कानून नाफिज करने वाले इदारों को अपना काम करते हुए बहुत आसानियाँ पैदा होंगी। बिल्कुल, और यही जो पैगाम होना चाहिए, जिस तरह से कंक्लूड किया है नासिर सलमान साहब ने, इस पर कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं शुक्रगुजार हूँ नासिर सलमान साहब आपका, सैयद शोएबुद्दीन अहमद साहब आपका, सुहेल सुखेरा साहब टेलीफोन लाइन पर थे, इसी तरह से वक़ार अजीम जब्बा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर थे। उन सब का भी शुक्रिया। इसके साथ ही अपने मेज़बान हामिद वलीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।